हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए बेटे, आज हम लोग इस रैपिड फायर रिवीजन में जिस चैप्टर को डिस्कस करेंगे वो प्लांट फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। ठीक है बेटा, काफ़ी ये एक बड़ा चैप्टर है। तो इसको हम लोग इस चैप्टर में से जो जितना भी एक्सट्रैक्ट होगा, जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट सब है, उसको कोशिश करते हैं कि आप तक रखें। और इसमें हम क्वेश्चन भी करते जाएंगे और साथ साथ जो कुछ पॉइंट्स को डिस्कस भी करते जाएंगे। ठीक है बेटे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फोटोसिंथेसिस चैप्टर को। ठीक है, देखो यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, तो वहाँ पर कुछ साइंटिस्ट का नाम जो उसमें अर्ली एक्सपेरिमेंट करके दिया है, कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं और उनके द्वारा जो जो वर्क किया गया है, एक्सपेरिमेंट किया गया है, उससे रिलेटेड ये है। तो हम लोग यहाँ पर मैंने कुछ साइंटिस्ट के नाम और उनका जो प्लांट का जिस प्लांट का यूज उन्होंने किया है अपने एक्सपेरिमेंट में, उसको हम मेंशन करते हैं और इससे मैच द कॉलम करके क्वेश्चन आता है। जैसे सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जोसेफ प्रिस्ले का है। ठीक है, जोसेफ प्रिस्ले ने बेलजार एक्सपेरिमेंट किया था। तो बताओ, उन्होंने बेलजार जो है उसमें जिस प्लांट को रखा था अपने सेकेंड स्टेप में, वो कौन सा प्लांट था? वो मिंट प्लांट था। ठीक है, तो देखो जोसेफ प्रिस्ले का जो एक्सपेरिमेंट है, अगर जिस प्लांट से रिलेटेड है उस पर क्वेश्चन आते हैं तो वह मिंट प्लांट है। ठीक है, इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट का नाम है जो इंजन हॉज ने क्या कहा था कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट एसेंशियल है। इसको उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था और इसके लिए उन्होंने जोसेफ प्रिस्ले के बेलजार सेटअप को भी अपना एक बार लाइट में फिर डार्क में रख के देखा। तो जब डार्क में रखा तो उसमें O2 रिलीज़ नहीं हो रहा था और जिसके कारण जो माउस और कैंडल थे वो सब उनका लास्ट हो गया। तो ये जो जोसेफ प्रिस्ले का जो सेटअप था उसको भी लेकर के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और एक उन्होंने अलग से भी एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने एक प्लांट का यूज़ किया था। ठीक है, वैसे एनसीईआरटी ने एक्वेटिक प्लांट करके दिया है, लेकिन उस एक्वेटिक प्लांट का नाम क्या है? हाइड्रिला पर एक्सपेरिमेंट किया था इंजन हॉस ने। और उन्होंने ये देखा था कि जब हाइड्रिला प्लांट को लाइट के प्रेजेंस में रखा जाता है, और चूंकि एक्वेटिक प्लांट है हाइड्रिला, तो जब लाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो उसमें से बबल्स निकलने लगते हैं और जब डार्क में रखा जाता है तो वो बबल्स का निकलना रुक जाता है। और उस बबल्स को जब बाद में ऑब्जर्व किया गया, स्टडी किया गया, तो वो ऑक्सीजन था। तो देखिए, अब यहाँ पर इंजन हॉज ने जिस प्लांट का यूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, वो है हाइड्रिला। ठीक है, चलिए इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट है, जिसमें उन्होंने एक एल्गी पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, और वो एल्गी कौन सा है? क्लेडोफोरा। याद रखना, क्लेडोफोरा पर इनका एक्सपेरिमेंट है एंगलमैन का। और इन्होंने ही सबसे पहला फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस भी दिया था। इन्होंने ये कहा था कि फोटोसिंथेसिस में ब्लू और जो रेड लाइट है इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि O2 रिलीज सबसे ज़्यादा इसी दोनों लाइट में होता है। ठीक है, तो उन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया का जो सस्पेंशन है उसमें कुछ एल्गी को रखा था, ग्रीन एल्गी को, और वो ग्रीन एल्गी कौन सा है? क्लेडोफोरा। तो अगर एंगलमैन से रिलेटेड प्लांट का नाम आता है तो वह क्लेडोफोरा है। ठीक है, इसके बाद एक साइंटिस्ट हैं जो CV नील, कॉर्नेलियस वैन नील का एक्सपेरिमेंट जो है वो किस पर था? जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इस पर इनका एक्सपेरिमेंट था। तो देखो, अगर प्लांट से रिलेटेड कि साइंटिस्ट और प्लांट करके जो अगर कॉलम में आता है तो उसको आप इस तरह से मैच करेंगे। ठीक है, एक साइंटिस्ट का नाम हम बीच में और बता दें, जैसे जूलियस वान सैक्स। इनका जो वर्क है, इन्होंने क्या कहा था कि जो फोटोसिंथेसिस का जो फाइनल प्रोडक्ट है, यानी ग्रीन पार्ट्स में या ग्रीन प्लांट्स में जो फूड बनता है, वो ग्लूकोज के फॉर्म, और वो ग्लूकोज बनता तो है लेकिन वो स्टोर हो जाता है किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, साथ साथ जेवी सैक्स ने ये भी कहा था कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो पिगमेंट होते हैं, यानी जो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है, जिसको हम बाद में क्लोरोफिल कहे,
वो कहाँ प्रेजेंट होता है, एक एक स्ट्रक्चर के अंदर, एक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है और वो स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट है। तो इन्होंने ही ये हमें बताया कि क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है और उसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। यानी जो फोटोसिंथेसिस का जो साइट है, लोकेशन है, वो क्लोरोप्लास्ट है। ये सब बातें जूलियस वॉन सैक्स का है। ठीक है। अच्छा, इधर हमने जो सीवी नील की बात किए थे, जो कि बैक्टीरिया पर अपना एक्सपेरिमेंट किए थे, उनका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है फोटोसिंथेसिस में, कि उनका जो एक्सपेरिमेंट है जिसके बेसिस पर उन्होंने फाइनली क्या कंक्लूड किया था कि जो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस होता है, नॉर्मल जो ग्रीन प्लांट्स में होता है, तो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस में जो O2 रिलीज होता है वो कहाँ से आता है, CO2 से या वाटर से, वाटर से। वॉन नील से पहले जो कंसेप्ट था कि फोटोसिंथेसिस जो होता है उसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है CO2 से, ये उन्होंने उसको गलत साबित किया और बाद में उन्होंने इसको चेंज करके कहा कि नहीं, बदलिए इसको, CO2 से नहीं, वाटर से ऑक्सीजन आता। ठीक है। और इन्होंने, और इनका जो एक्सपेरिमेंट है इसको हम लोग कहते हैं कि माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस में इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो एक माइलस्टोन के फॉर्म में, माइलस्टोन के फॉर्म। ये सब एनसीईआरटी का लाइन है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि किनके एक्सपेरिमेंट को हम माइलस्टोन एक्सपेरिमेंट या माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन है फोटोसिंथेसिस में, तो वह है सीवी नील। ठीक है बेटा। चलिए अब हम लोग इससे आगे आगे बढ़ते हैं कि जो क्रोमेटोग्राम है, जैसे हम लोग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होते हैं, जो लीफ का जब हम लोग एक्सट्रैक्ट निकाल करके और उस एक्सट्रैक्ट को जब हम लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी से उनके पिगमेंट्स को एनालाइज करते हैं, तो जो उस पर में एक उसका इमेज बनता है उसको हम लोग क्रोमेटोग्राम कहते हैं। तो क्रोमेटोग्राम पर जब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के कलर का स्टडी करते हैं हम, तो उसके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के अलग अलग पिगमेंट्स के अलग अलग कलर दिखते हैं। और इस पर क्वेश्चन आ चुका है इस पर क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो देखो, अब क्रोमेटोग्राम पर जब आप फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में जब आप क्लोरोफिल का ए का कलर देखोगे, तो क्लोरोफिल ए का कलर क्रोमेटोग्राम पर कैसा दिखता है, ब्लूइश ग्रीन, ब्लू ग्रीन। ठीक है। क्लोरोफिल बी का कलर कैसा दिखता है, येलो ग्रीन, क्लोरोफिल बी का कलर येलो ग्रीन। अच्छा है, उसके बाद कैरोटीन्स का कलर, कैरोटीन्स येलो ऑरेंज, येलोइश ऑरेंज, और ज़ैंथोफिल का कलर जो है वो येलो होता है। ठीक है। तो इस पर भी आपको कॉलम मैचिंग करके क्वेश्चन आ सकता है कि क्रोमेटोग्राम पर किस पिगमेंट का कलर कैसा दिखता है। ठीक है बेटे। चलिए अगला है कि एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्शन, क्वेश्चन है एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस किस पिगमेंट के स्पेक्ट्रम से मैच करता है, किस पिगमेंट के एक्शन स्पेक्ट्रम, सॉरी जो फोटोसिंथेटिक जो है एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस किस पिगमेंट के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से मैच करता, वो है क्लोरोफिल ए का। देखो आप जब इसमें जो इसमें इसका जो ग्राफ आप देखेंगे, 3 ग्राफ दिया है फोटोसिंथेसिस चैप्टर में, और इसमें एक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ, एक है एक्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ, और एक है कि एक्शन और जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का जो मैचिंग है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या है कि उसका जो ग्राफ है उसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स के का अलग अलग वेवलेंथ पर जो एब्जॉर्प्शन पीक होता है, किस वेवलेंथ में कितना एब्जॉर्प्शन होता है, उसके ग्राफ को शो किया गया। दूसरे उसके नीचे जो ग्राफ है उसमें क्या है, एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब किस वेवलेंथ के लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। और तीसरा है कि जो क्लोरोफिल ए का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो एक्शन स्पेक्ट्रम के साथ काफी मैच करता है। तो इसीलिए उसका क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम को कोरिलेट किया गया है, और इसमें बताया गया है कि दोनों काफी एक दूसरे से मैच करते हैं, दोनों का पीक काफी मैच करता है। और इसी के बेसिस पर कहा गया कि क्लोरोफिल ए जो है दैट इज द मेन पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मेन पिगमेंट जो है वो कौन है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। ठीक है बेटा।
अच्छा, चलिए अब आगे आगे बढ़ते हैं कि व्हिच पिगमेंट आर कॉल्ड सील्ड पिगमेंट। सील्ड पिगमेंट किसको कहा जाता है? देखो सील्ड पिगमेंट जो है ये कैरोटीनॉइड्स हैं। कैरोटीनॉइड्स को सील्ड पिगमेंट कहा जाता है। देखो कैरोटीनॉइड्स जो हैं ये डबल रोल प्ले करता है। क्या? एक तो ये एसेसरी पिगमेंट्स का रोल प्ले करता है कि लाइट को हार्वेस्ट करके, जो लाइट हार्वेस्ट करके और क्लोरोफिल ए का जो स्पेशल मॉलिक्यूल है रिएक्शन सेंटर उसको एनर्जी ट्रांसफर करता है, पहली बात। और दूसरा जो है इसका रोल कि कैरोटीनॉइड्स क्या करते हैं कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के चारों तरफ से कवर करके रखते हैं ताकि जो एक्सेसिव लाइट होगा उससे क्लोरोफिल के जो फोटो ऑक्सीडेशन से उसको बचाएंगे, यानी डिग्रेडेशन से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को टूटने से बचाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से एक तरह से कवच का काम करता है, इसीलिए इसको सील्ड पिगमेंट कहा गया है कैरोटीनॉइड्स को। तो कैरोटीनॉइड्स का डबल रोल हो गया, एक तो इसका कवर प्रोटेक्शन और दूसरा एसेसरी पिगमेंट्स एज ए लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट। ठीक है, चलिए अब आगे आगे बढ़ते हैं। जो सील्ड पिगमेंट्स की बात हुई। अच्छा, फोटो सिस्टम 1। अब देखो दो तरह के फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। और ये जो 1 और 2 नेम रखा गया है ये किस बेसिस पर? डिस्कवरी जिसका पहले हुआ है फोटो सिस्टम 1, जिसका बाद में हुआ है वो फोटो सिस्टम 2। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है यहां पर कि फोटो सिस्टम 1 आर रेस्ट्रिक्टेड टू ग्राना लेमेली ओनली। फोटो सिस्टम 1 जो है केवल ग्राना लेमेली पर ही होता है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स है। फोटो सिस्टम 1 जो है ना ये ग्राना लेमेली एंड स्ट्रोमा लेमेली दोनों पर होता है। ठीक है, फोटो सिस्टम 1 दोनों पर होते हैं और ग्राना लेमेली पर जो होते हैं वो नॉन एप्रेस्ड रीजन में होते हैं, बाहर साइड से। ठीक है, तो ये दोनों पर होते हैं, ये इसीलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एब्जॉर्प्शन पीक ऑफ रिएक्शन सेंटर ऑफ PS2। एब्जॉर्प्शन पीक ऑफ रिएक्शन सेंटर ऑफ PS2 इज, PS2 का जो रिएक्शन सेंटर है, एब्जॉर्प्शन पीक ऑफ रिएक्शन सेंटर यानी क्लोरोफिल ए का जो स्पेशल मॉलिक्यूल होता है जो रिएक्शन सेंटर के फॉर्म में होता है, तो उसमें PS2 का जो रिएक्शन सेंटर है उसका एब्जॉर्प्शन पीक कितना? एब्जॉर्प्शन पीक वो है 680 नैनोमीटर। 680 नैनोमीटर उसका एब्जॉर्प्शन पीक होता है। ठीक है, तो P680 जैसे PS2 का रिएक्शन सेंटर है P680 और PS1 का रिएक्शन सेंटर है P700। तो P किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? P जो है वो पीक को, एब्जॉर्प्शन पीक को रिप्रेजेंट करता है, पिगमेंट को नहीं, एब्जॉर्प्शन पीक। तो P रिप्रेजेंट द एब्जॉर्प्शन पीक। तो जो क्लोरोफिल ए का जो स्पेशल मॉलिक्यूल होता है रिएक्शन सेंटर में, चाहे वो PS1 का हो या PS2 का हो, तो PS2 का जो एब्जॉर्प्शन पीक है रिएक्शन सेंटर का वो कितना है? P680। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रिएक्शन सेंटर में कौन सा पिगमेंट होता है? अब देखो, अब हम कुछ ऑप्शन देते हैं आपको। रिएक्शन सेंटर में कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स एंड मे बी क्लोरोफिल ए एंड और क्लोरोफिल बी। 4 ऑप्शन है। तो रिएक्शन सेंटर में कौन सा पिगमेंट होता? देखो रिएक्शन सेंटर जो है इसमें हमेशा क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है और क्लोरोफिल ए का एक स्पेशल मॉलिक्यूल है ये। देखो क्लोरोफिल ए उस PS1 हो या PS2 हो, उसमें केवल एक ही नहीं होता है, बहुत सारे होता है, लेकिन उन बहुत सारे क्लोरोफिल ए में से एक जो बीच में बैठा हुआ है वो बॉस है, वो रिएक्शन सेंटर है। ठीक है, तो रिएक्शन सेंटर जो होता है वो एक्चुअली क्लोरोफिल ए का स्पेशल मॉलिक्यूल होता है। ठीक है बेटा, क्लोरोफिल ए का स्पेशल मॉलिक्यूल। चलिए अब आगे का क्वेश्चन है नेक्स्ट कि जेड स्कीम इज रिलेटेड विथ, सिंपल है, जेड स्कीम इज रिलेटेड विथ किससे? साइक्लिक, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जेड स्कीम किसको कहा जाता? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन।
ठीक है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को जेड स्कीम भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो जेड स्कीम है ये आपको जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्ट है रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल पर, ये जब हम इसका स्टडी करते हैं तो ये जेड शेप में अपीयर होता है और इसीलिए इसको जेड स्कीम के नाम से हम जानते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब इसके बाद है कि वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। देखो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जिसका दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। देखो इसी को हम दोनों नाम से जानते हैं, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या फिर कहो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ये जो है ना इट इज फिजिकली, देखो अब क्वेश्चन है कि वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज फिजिकली एसोसिएटेड विथ द आउटर और इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाक्वाइड। थाइलाक्वाइड के आउटर में या थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन के आउटर फेस पर होगा या इनर फेस पर, ओईसी ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। देखो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स का जो पोजीशन है वो थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन के इनर फेस पर होता है या इनर साइड से होता है। इनर साइड बोले तो टुवर्ड्स ल्यूमेन ऑफ थैलाक्वाइड, ठीक है। और आउटर साइड अगर होता तो किधर होता, स्ट्रोमा साइड। लेकिन ये जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है ये इनर फेस पर होता है, इनर फेस ऑफ थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या स्ट्रोमा लेमेली पर, क्वेश्चन गौर से सुनना, क्या स्ट्रोमा लेमेली पर NADP रिडक्टेज एंजाइम प्रेजेंट होंगे? स्ट्रोमा लेमेली पर NADP रिडक्टेज एंजाइम प्रेजेंट होंगे स्ट्रोमा लेमेली पर? नहीं, ये गलत है। देखो NADP रिडक्टेज जो होता है ये स्ट्रोमा लेमेली पर नहीं होता, ये ग्राना लेमेली पर होता है। तो ग्राना लेमेली पर क्या सब होता है, PS2 एंड NADP रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, अच्छा अब इसी NADP रिडक्टेज से कंसर्निंग एक और क्वेश्चन है कि NADP रिडक्टेज एंजाइम इज प्रेजेंट ऑन द आउटर फेस of thylakoid membrane और inner face of thylakoid membrane। ठीक है, NADP रिडक्टेज एंजाइम thylakoid membrane के आउटर फेस पर होगा या इनर फेस पर? ये आउटर फेस पर होगा। तो आउटर फेस बोले तो किधर, टुवर्ड्स द स्ट्रोमा साइड में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, कौन सा, NADP रिडक्टेज जहां पर कि NADPH का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बेटा, चलिए अब अगला है कि वह लाइट ऑफ वेवलेंथ मोर देन 680। अब क्वेश्चन है कि जब 680 नैनोमीटर से ज्यादा वेवलेंथ का लाइट अवेलेबल हो, जब 680 से नैनोमीटर से ज्यादा वेवलेंथ का लाइट अगर अवेलेबल होगा तो कौन सा प्रोसेस यहां पर चलेगा, ओनली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या ओनली नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन? दोनों में से कौन चलेगा? अगर जो वेवलेंथ, जो अवेलेबल वेवलेंथ ऑफ लाइट है उसका कितना है, मोर देन 680 नैनोमीटर का, तो अगर 680 नैनोमीटर से ज़्यादा है तो नेचुरली है कि 700 को एब्जॉर्ब करने वाला कौन सा है, 700 तक को एब्जॉर्ब करने वाला PS1। तो केवल वहाँ पर PS2 तो काम ही नहीं करेगा, चूंकि अवेलेबल लाइट जो है वो 680 नैनोमीटर से ज़्यादा है, तो वहाँ पर केवल कौन काम करेगा, PS1। और PS1 अगर केवल काम करेगा तो वहां पर क्या चलेगा, साइक्लिक या नॉन साइक्लिक? साइक्लिक चलेगा। वहां नॉन साइक्लिक चलेगा ही नहीं, क्योंकि लाइट अवेलेबिलिटी मोर देन 680 नैनोमीटर का। ठीक है बेटे, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, क्वेश्चन है कि केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस इज अप्लाइड in only in chloroplast, only in mitochondria, in both chloroplast and mitochondria। केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहाँ अप्लाइड होता है, केवल क्लोरोप्लास्ट में, केवल माइटोकॉन्ड्रिया में या दोनों में? दोनों में अप्लाइड होता है बेटा, दोनों में। केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी। क्योंकि देखो केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में क्या है, हम थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दें कि केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ये कहता है कि एक मेम्ब्रेन होना चाहिए,
ठीक है, मेम्ब्रेन हो और उस मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटॉन पंपिंग सिस्टम हो। ठीक है, मेम्ब्रेन हो, मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटॉन को पंप करने का सिस्टम हो, उस मेम्ब्रेन से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा हो और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट होने से जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है उससे प्रोटॉन का पंपिंग हो रहा हो, प्रोटॉन पंप हो रहा हो। और जब प्रोटॉन पंपिंग होगा तो क्या बनेगा? प्रोटॉन ग्रेडियंट, मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा। और जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा, जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जब ब्रेक होगा तो उससे एनर्जी रिलीज होगा और उस एनर्जी से एटीपी बनेगा। तो एटीपी बनने का जो मैकेनिज्म है जो मेम्ब्रेन के थ्रू या मेम्ब्रेन में, इसी को केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस से पी मिकेल ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, ये दोनों जगह होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी एंड माइटोकॉन्ड्रिया में भी। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS2, अब बताओ PS2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, देखो PS2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है थियोफाइटिन। थियोफाइटिन जो उसके कॉम्प्लेक्स के अंदर ही होता है। ठीक है, थियोफाइटिन जो है एक क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है जिसमें मैग्नीशियम सेंटर में जो बीच में नहीं होता है, तो एक स्पेशल क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है थियोफाइटिन। तो ये थियोफाइटिन ही उसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। और ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा किसको? प्लास्टोक्विनोन को, जो एक हाइड्रोजन कैरियर है। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CF0, देखो ये जो CF0, CF1, CF0, CF1, ये दोनों किसका पार्ट है? एटीपी सिंथेज एंजाइम का दो पार्ट है। कौन कौन? CF, ये हम क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं अभी, CF0 एंड CF1। तो ये CF0 जो है ये किसकी तरह बिहेव करता है? ये एक इंट्रिंसिक प्रोटीन है, मेम्ब्रेन के अंदर इस साइड से उस साइड तक होता है, यानी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये। और मेम्ब्रेन के अंदर जो ये प्रोटीन है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये किस तरह का रोल प्ले करता है? इट बिहेव्स एज प्रोटॉन चैनल, ये प्रोटॉन चैनल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ये जो प्रोटॉन चैनल है या CF0 है, इससे होकर जब प्रोटॉन वापस आता है, जब प्रोटॉन जब हाई से लो में आता है तो किस प्रोसेस से आता है? बाय सिंपल डिफ्यूजन, बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, बाय एक्टिव प्रोसेस, कैसे आएगा? ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्रोसेस से आता है। देखो ये पैसिव प्रोसेस है, प्रोटॉन का जो पंपिंग हुआ था इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का यूज करके, वो एक्टिव प्रोसेस था। लेकिन जब प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होता है, प्रोटॉन हाई से लो कंसंट्रेशन में आएगा, तो वो पैसिव प्रोसेस से आता है। और पैसिव प्रोसेस जो है वह कौन सा है? कौन सा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ये प्रोटॉन्स वापस आता है। और इसी प्रोसेस में जब प्रोटॉन हाई से लो कंसंट्रेशन में आते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है और इसी एनर्जी का यूज होगा एटीपी के फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, राइट? तो ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब हम लोग डार्क रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इन 1 केल्विन साइकिल हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड? एक केल्विन साइकिल में कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स का रिक्वायरमेंट होता? देखो हम पूरे इन 1 केल्विन साइकिल की बात कर रहे हैं। तो एक केल्विन साइकिल में एक CO2 फिक्स होगा और एक CO2 के फिक्स होने में कितना एटीपी लगेगा? 3 एटीपी। देखो इसमें 1:2:3, 1 CO2 के लिए 2 NADPH और 3 ATP का रिक्वायरमेंट होता है। 1:2:3। ठीक है, तो ये याद रखना कि एक CO2 के लिए, एक CO2 C3 साइकिल में एक CO2 के फिक्सेशन के लिए 3 ATP का रिक्वायरमेंट होता। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है CO2 एक्सेप्टर इन C3 साइकिल। देखो C3 साइकिल का CO2 एक्सेप्टर किस तरह का कंपाउंड है? एक 4 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड, 5 कार्बन कंपाउंड, कौन सा करेक्ट है?
CO2 एक्सेप्टर इन C3 साइकिल। देखो C3 साइकिल, जिसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, इसका जो CO2 एक्सेप्टर होता है वह RuBp है। एंड RuBp इज ए 5 कार्बन राइबोलोज शुगर है, ठीक है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। तो ये जो 5 कार्बन का शुगर है, ये उसका CO2 का एक्सेप्टर होता है। CO2 को एक्सेप्ट करने वाला यही है, ठीक है, 5 कार्बन शुगर। चलिए, अब इसके बाद है कि जो कैल्विन साइकिल है, C3 साइकिल है, इसके 3 स्टेप हैं। पढ़े ब्रॉडली इसके तीन स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा है रिडक्शन, तीसरा है रीजेनरेशन। तो ये जो 3 स्टेप हैं, इनमें सबसे क्रूशियल स्टेप किसको माना जाता है? सबसे क्रूशियल स्टेप दैट इज कार्बोक्सिलेशन। ये सब एनसीईआरटी के लाइन को हम मतलब उसी में से निकाल के आपको हम रिवाइज करा रहे हैं। तो जो मोस्ट क्रूशियल स्टेप है कैल्विन साइकिल का, वह है कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। और ये जो कार्बोक्सिलेशन है, इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है उसका नाम बताओ। C3 साइकिल में जो कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है, उसके लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व है उसका नाम क्या है? रूबिस्को राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, ठीक है। रूबिस्को के बारे में आप जानते होंगे कि रूबिस्को जो है इस अर्थ पर का मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है, और यही एंजाइम है जो CO2 फिक्स करके ग्लूकोज बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये जो रूबिस्को है, इसके बारे में आपको बता दें कि ये जो एंजाइम है ना, इसमें एक ही एक्टिव साइट है, जिस एक्टिव साइट पर CO2 भी अटैच हो सकता है और O2 भी अटैच हो सकता है। हाँ, लेकिन वो डिपेंड करता है कि CO2 या O2 में से किसका कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है। तो इस तरह से जो ये दोनों को अपने साथ बाइंड कर सकता है, इसीलिए तो ये जो एंजाइम है कॉम्प्लेक्स एंजाइम है। इसको हम लोग दोनों के नाम से, मतलब एक एंजाइम 2 नाम या 2 तरह का डबल रोल प्ले करता है। एक ही एंजाइम डबल रोल प्ले करता है, एज ए कार्बोक्सिलेज, एज ए ऑक्सीजनेज, ठीक है। चलिए, तो ये जो है ना मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है इस अर्थ का, इसको भी याद रखना, इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए, इन C4 प्लांट्स ग्लूकोज सिंथेसिस, देखो इन C4 प्लांट्स की बात कर रहे हैं। इन C4 प्लांट्स ग्लूकोज सिंथेसिस टेक्स प्लेस कहां होता है? मीजोफिल सेल, बंडल सीथ सेल, या इन बोथ? देखो C4 प्लांट्स में याद रखना कि ग्लूकोज सिंथेसिस या फिर कहो जो C3 साइकिल केवल बंडल सीथ में होता है, बंडल सीथ में। ये एक्सेप्शनल कंडीशन है। वैसे मोस्टली जो प्लांट है वो C3 प्लांट्स हैं। जितने भी प्लांट्स हैं मोस्टली C4 को छोड़ करके हर जगह C3 साइकिल या CO2 फिक्सेशन का जो मतलब ग्लूकोज बनने का जो प्रोसेस है वो मीजोफिल में होता है। बट इन C4 प्लांट्स इट टेक्स प्लेस इन बंडल सीथ से, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद है कि कार्बोक्सिलेशन, ध्यान से सुनना। जो मतलब जो खास करके जो यहाँ पर जो बंडल सीथ के जो सेल होता है, बंडल सीथ के सेल, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है ये बताओ। बंडल सीथ सेल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? देखो, बंडल सीथ सेल के जो मेन पॉइंट्स है, मेन जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ से ये रिंग में अरेंज होता है, ठीक है। और इसीलिए तो हम लोग कहते हैं ना कि C4 प्लांट्स का जो लीफ एनाटॉमी है वो क्रेंज एनाटॉमी कहलाता है। तो क्रेंज जो है ना, दैट इज रेथ, गार्लैंड की तरह, माला की तरह वैस्कुलर बंडल के चारों ओर से कंपैक्टली अरेंज्ड सेल्स होते हैं। और ये जो बंडल सीथ के सेल हैं, इनका फीचर ये है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में ये है कि एक तो इनका साइज बड़ा होता है इन सेल का, और ये सेल्स कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं। इनका वॉल कंपैरेटिवली थिकर होता है कि गैसियस एक्सचेंज या जो गैसेस के एक्सचेंज में उसको हेल्प नहीं करते, यानी ये गैसियस जो एक्सचेंज है उसको रोकते हैं, ठीक है। इनमें लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट काफ़ी ज़्यादा नंबर में होता है। चूंकि C4 प्लांट्स में इसी में तो ग्लूकोज बनेगा, तो इसीलिए इनमें क्लोरोप्लास्ट का नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना जो है ग्लूकोज अधिक बनेगा। तो इसलिए बंडल सीथ के सेल में क्लोरोप्लास्ट का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और बंडल सीथ सेल में एक और भी यहाँ बता दें कि इसका जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक ग्रैनल होता है। कैसा होता है बेटा? एक ग्रैनल, इसमें ग्राना नहीं होता,
ग्राना नहीं होता। अच्छा, जबकि मीजोफिल सेल जो है C4 प्लांट्स का, वो उसमें ग्राना होता है, वो ग्रैनल होता है। ठीक है, चलिए अब आगे आगे बढ़ते हैं कि C4 प्लांट्स जो है, C4 प्लांट्स, इसका फर्स्ट एक्सेप्टर इन C4 प्लांट्स, फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर प्रेजेंट इज, फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कौन सा है C4 प्लांट्स का? देखो C4 प्लांट जो होते हैं इनमें दोनों मेटाबॉलिज्म चलता है, C4 मेटाबॉलिज्म एंड C3 मेटाबॉलिज्म। तो जो C4 साइकिल चलता है, उस C4 साइकिल का जो फर्स्ट मतलब जो CO2 एक्सेप्टर है वह कौन सा है? ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है, पेप 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 फॉस्फोएनॉल पायरुवेट, फॉस्फोएनॉल पायरुवेट, ये 3 कार्बन कंपाउंड है और ये C4 साइकिल में। तो एक तरह से कहो कि C4 प्लांट्स में पहला CO2 एक्सेप्टर, फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर इज ए 3 कार्बन कंपाउंड, दैट इज पेप। और ये जो पेप है ये आपको CO2 को अपने साथ बाइंड करके क्या बनाता है? पहला स्टेबल कंपाउंड जो है वो एक 4 कार्बन कंपाउंड है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो अगर C4 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या है? 4 कार्बन, इसीलिए तो उसको C4 साइकिल बोलते हैं। और जो पहला स्टेबल कंपाउंड है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, वो बाद में अदर 4 कार्बन एसिड्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे मैलिक एसिड है, जैसे एस्पार्टिक एसिड है, इन सब में कन्वर्ट होता है। और बाद में सॉरी, और बाद में ये मेजोफिल सेल से बंडल शीथ के सेल में शिफ्ट कर जाता है। चलिए, तो ये हो गया। अच्छा, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C4 साइकिल इज ए 4 कार्बन कंपाउंड, दैट इज OAA। समझ में आ गया? OAA है जो बाद में अदर 4 कार्बन एसिड में भी कन्वर्ट हो करके तब बंडल शीथ में शिफ्ट कर जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन बंडल शीथ सेल्स बोथ decarboxylation and carboxylation takes place. Is it true or false? बंडल शीथ सेल में डिकार्बोक्सिलेशन भी होता है और कार्बोक्सिलेशन भी होता है। क्या ये सही स्टेटमेंट है? यस, इट इज अ करेक्ट, राइट, ट्रू स्टेटमेंट है। क्योंकि देखो ये जो बंडल शीथ है इसमें जैसे C3 जो मीजोफिल सेल से जो एसिड आया है 4 कार्बन एसिड, पहले उसमें से CO2 रिलीज होता है। तो CO2 रिलीज होने का मतलब डिकार्बोक्सिलेशन। और जब वो CO2 रिलीज हो गया तो वही CO2 फिर RUBP के साथ बाइंड करेगा रुबिस्को के प्रेजेंस में, तो वहां फिर होगा कार्बोक्सिलेशन। तो बंडल शीथ सेल में डिकार्बोक्सिलेशन भी चलता रहता है एंड कार्बोक्सिलेशन भी चलता रहता है। ठीक है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन C4 प्लांट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। देखो हम C4 प्लांट की बात कर रहे हैं। एक C4 प्लांट्स में एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के बनने में कितना ATP खर्च होगा? कितना ATP? C4 प्लांट्स की बात हो रही है। देखिए C4 प्लांट्स में क्या होता है? C4 प्लांट्स में C3 साइकिल भी चलता है और C4 साइकिल भी चलता है। अच्छा, C3 साइकिल जो होता है उसमें क्या होगा? जैसे हम लोग पढ़े थे कि C3 में एक CO2 को फिक्स करने के लिए कितना? 3 ATP चाहिए, और एक C4 साइकिल को चलने के लिए 2 ATP चाहिए। तो एक CO2 को फिक्स करने के लिए C4 प्लांट में 5 ATP की जरूरत होती है। ठीक है, 5 ATP। तो अगर मान लो कि एक ग्लूकोज बनना है C4 प्लांट में तो 6 CO2 को फिक्स होना होगा, और 6 CO2 को फिक्स करने के लिए कितना ATP चाहिए? 18 हो गया C3 साइकिल में और 12 हो गया C4 साइकिल में। तो टोटल 18 + 12 दैट इज 30 ATP। यानी एक CO2 को फिक्स बने जो 6 CO2 को फिक्स करने में 30 ATP चाहिए, क्योंकि एक ग्लूकोज के लिए 6 केल्विन साइकिल को चलना पड़ेगा, तो इसीलिए 6 CO2 के लिए 30 ATP चाहिए। इसका रेशियो होता है कि अगर मिनिमम रेशियो तो 1:2:5, 1 CO2 2 NADPH एंड 5 ATP। यानी महंगा प्रोसेस है, कॉस्टली है। देखो C3 प्लांट के रिस्पेक्ट में C4 प्लांट्स में CO2 फिक्सेशन इज मोर कॉस्टली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ओनली इन C3 प्लांट्स। सही है, फोटो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ओनली इन C3 प्लांट्स,
यस, करेक्ट है। देखो, मैंने केवल C3 प्लांट्स में ही फोटो रेस्पिरेशन होता है, फोटो रेस्पिरेशन वेस्टफुल प्रोसेस। तो एनसीईआरटी में आपको C4 प्लांट्स के 3 एग्जाम्पल दिए हैं, मेज, सुगरकेन और सोरघम। इस तीनों को छोड़ करके जितना भी प्लांट आपको एग्जाम्पल में आए क्वेश्चन में, उसको आप C3 ही मानो, ठीक है। और C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होता है और C4 में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइट सैचुरेशन, देखो लाइट सैचुरेशन टेक्स प्लेस एट व्हाट परसेंट ऑफ द फुल सनलाइट, कितने परसेंट, फुल सनलाइट का कितना परसेंट प्लांट को मिले कि लाइट का सैचुरेशन स्टेज आ जाएगा? 10%, ठीक है। प्लांट को मात्र 10% जितना भी अवेलेबल लाइट है, फुल सनलाइट का जो है उसका 10% भी अगर लाइट प्लांट को मिल रहा है तो प्लांट उसी में खुश, उससे ज़्यादा की उसको ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं कि लाइट जो है ना, ये मोस्टली प्लांट्स के लिए लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता, रेयरली कब, अब एनसीईआरटी में लिखता है कि लाइट लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है उन प्लांट्स के लिए जो डेंस फॉरेस्ट के बॉटम पर, बेस पर ग्रो करता है, जहां पर कि उनको दिन में भी अंधेरा सा रहेगा, क्योंकि काफी डेंस फॉरेस्ट अगर है तो वहां पर जो बेस पर तो बिल्कुल डार्क रहता है, वैसे प्लांट के लिए लाइट लिमिटिंग हो सकता है, अदरवाइज लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं बनता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेजेंट CO2 कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर, अभी का जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट CO2 कंसंट्रेशन है, प्रेजेंट CO2 कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर इज लिमिटिंग फॉर किसके लिए लिमिटिंग है, किसके लिए सैचुरेशन, इज लिमिटिंग फॉर C3 प्लांट्स एंड सैचुरेशन फॉर C4 प्लांट्स। यानी C4 प्लांट को अब जो CO2 का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका सैचुरेशन स्टेज आ चुका है। लेकिन C3 प्लांट का जो सैचुरेशन लिमिट है वो 450 ppm तक, और 450 ppm जो है वो जब तक आएगा तब तक C3 प्लांट्स को उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। यानी अभी का जो प्रेजेंट CO2 कंसंट्रेशन है उससे किस तरह का प्लांट खुश है, C3 या C4, कौन ज्यादा खुश है? C4 प्लांट जो है वह खुश है क्योंकि उसको जितना चाहिए उतना मिल रहा है, और C3 प्लांट जो है वह अनहैप्पी है क्योंकि उसको जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, ठीक है बेटे। चलिए अब इसके बाद है, और जो C3 प्लांट्स हैं, क्योंकि CO2 जितना एटमॉस्फेयर में चाहिए उतना मिल नहीं रहा है, तो हमको उसको, उस C3 प्लांट को हम अगर ऐसे चैम्बर में हम ग्रो कराएं जहां पर कि उसको हम बाहर से एक्स्ट्रा CO2 सप्लाई करें, तो नेचुरली जो लिमिटिंग है CO2 वह बढ़ जाएगा और उससे उसका यील्ड बढ़ेगा, प्लांट का ग्रोथ काफ़ी अच्छा होगा। तो इसीलिए जो C3 प्लांट्स हैं उनको हम लोग ग्रीन चैम्बर के अंदर उसको ग्रो कराते हैं और बाहर से CO2 सप्लाई करते हैं ताकि उसका ग्रोथ अच्छा हो, ठीक है। और इसी में से आपको जैसे कुछ एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी, टोमेटो, बेल पेपर, ये सब जो C3 प्लांट्स हैं ना, इसको हम लोग ग्रीन हाउस के अंदर उसको ग्रो कराते हैं जिससे उसका बेटर ग्रोथ होता है। और जब CO2 एक्स्ट्रा सप्लाई करके हम किसी प्लांट को फास्ट ग्रो कराते हैं तो इसको हम लोग CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट के नाम से जानते हैं, CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, ठीक है बेटा। तो ये था आज इस फोटोसिंथेसिस का हमने एक फास्ट रिवीजन किया, और इसमें जितने भी हमको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सब ये था, उसको वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन उसका एक्सट्रैक्ट हमने निकाल के इस वीडियो में आपके सामने रखा, ठीक है। तो ये आपको आई होप कि अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना वीडियो को, ताकि जो है सो आपको ये रेगुलर इस तरह के सीरीज़ के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें हम लोग रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे, और उससे पहले कुछ और भी वीडियो आएंगे जिसमें हम लोग उसको C3 C4 साइकिल को अलग से छोटे छोटे वीडियो में एक्सप्लेन करके हम देंगे, तो आप उसको देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, ठीक है बेटा। तो आज इतना ही, थैंक यू बेटा।